अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में सामान्य विधि का उल्लेख है। सामान्य विधि अंडरलाइन, संविधान संशोधन विधि का उल्लेख नहीं है। सामान्य विधि का उल्लेख है, संविधान संशोधन विधि का उल्लेख नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहीं पर ये व्याख्या आगे तक चलती रहेगी। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लिखा गया लॉ है, यहां पे क्या शब्द लिखा गया है? विधि है। उस विधि में क्या शामिल किया जाए? सामान्य विधि। अगर सामान्य विधि शामिल हो जाए, इसका मतलब है सामान्य विधि से मूल अधिकार नहीं छीन सकते, संशोधन विधि से छीन सकते हैं। इसका यही मतलब हो गया। इसका यही मतलब हो गया, अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सही बात है गलत है? सही है। और इसी का दूसरा मतलब फिर आगे हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है मद्रास सरकार ने सामान्य विधि से प्रयास किया, रद्द कर दिया, लेकिन संसद के पास अनुच्छेद 368 है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जब भी संसद संविधान संशोधन करने बैठती है तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, कलाम साहब की आत्मा आ जाती है। जब संसद संविधान का बदलाव कर रही है तो वही मिनी संविधान सभा ही तो है। मतलब आप ये मान लीजिए कि हमारी संविधान सभा एक बार नहीं 106 बार बैठी है। आप कहें ना ना सर ऐसा वैसा मत कहो, ये संविधान सभा कहोगे? नहीं, टेक्निकली तो मैं भी नहीं कहूंगा। और बाद में झगड़ा जब केशवानंद भारती वादी से सेटल किया, लेकिन सांसद यही कहते हैं, सांसद कहते हैं भाई संविधान सभा ने हमें दिया अधिकार, ये अनुच्छेद 368 दिया है, तो अनुच्छेद 368 दिया है संशोधन के लिए। और इसी आधार पर ये बात याद रखिए। अब उच्चतम न्यायालय ये नहीं कह सकता कि नेहरू जी समाजवाद लाना चाहते हैं इसलिए हम रास्ता साफ कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ये तो नहीं कह सकता कल्याणकारी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ये भी नहीं कह सकता हमें निदेशक तत्व से बहुत लगाव है। उच्चतम न्यायालय कोई न कोई टेक्निकल कारण बताना पड़ेगा कि आखिर में पहले संविधान संशोधन को अवैध क्यों न कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने यही कहा कि अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन कर रहा है, न्यायपालिका ने नहीं कर रहा है, क्योंकि 13(2) में क्या है? विधि है, और विधि का मतलब है संविधान संशोधन विधि अलग है, सब अविधि। सिंपल सी बात है। इसका सीधा मतलब है चौकीदार किससे रक्षा करेगा? फंडामेंटल राइट की। तो चौकीदार फंडामेंटल राइट की रक्षा किससे करेगा? सामान्य विधि से या संशोधन विधि से? इसी मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया, और मामला ये भी याद रखिएगा, जब भी कोई जज डिसीजन कोई देता है, जहां जज बैठता है वहीं प्रधानमंत्री बैठते हैं। आस ही पास ये लोग हैं, अरे मोहल्ले वहीं उनका बर्थडे होता है, आवागमन होता है, लोग मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं। और सांसद नेहरू का बहुत सम्मान करते थे, न्यायपालिका नेहरू का सम्मान करती थी, नेहरू भी इतना सम्मान करते थे। रेसिप्रोकल मामला था। ये बताइए, अब वजीराबाद में तो आप जानते हैं क्या हो रहा है, जहां है वहां तो जानते होंगे। अरे वजीराबाद में नेहरू विहार, गांधी विहार, जहां भी रहते होंगे, परमानेंट धक्का। अच्छा, आस ही पास आप जाने, आसपास और कई बच्चे मैं देखता हूँ क्लास के पहले इधर गोलगप्पा खाते रहते हैं कोने में, क्लास के बाद दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो हमारा परिचय से कहीं पानी देने वालों के साथ, गोलगप्पे वाले के साथ, तो प्रधानमंत्री का संबंध यह आस ही पास मोहल्ले में रहते हैं। जहाँ जस्टिस का घर है वहीं प्रधानमंत्री का आवास है। मिले, अच्छा आपस में पार्टी वार्टी होगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानकारी होगी नहीं होगी, उसका नॉन एकेडमिक पक्ष ये है, तो सब एक दूसरे को जानते रहते हैं। इसलिए जज, अच्छा अब पता चला, इसे दोस्तों बड़े आदमी बनो, नहीं तो यहीं वजीराबाद में जीवन बीत जाएगा। बता, तो एक ये खास बात है। इसलिए ये नेहरू, अच्छा नेहरू बड़े नैतिकवादी आदमी थे, नेहरू बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे, ये हकीकत की बात है। अच्छी पढ़ाई लिखाई भी थी, अच्छा बैकग्राउंड भी था। और हम तो एक ही बात कहते हैं, देखिए लोग आजकल नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज कर देते हैं, किसी का भी क्रिटिसिज्म भी खामी निकालना बड़ा आसान होता है, अच्छाइयाँ देखनी। उस जमाने में नेहरू केवल एक बेटी थी। आज भी लोग बेटियों के पैदा होने पर, मैं नहीं कहता बहुत समाज बदला है, फिर भी एक समाज है जहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो फिर बैंड नहीं बजता, वहां शोक बन जाता है कि भाई कोई अनचाहा मेहमान आ गया। वैसे जमाने में नेहरू की एक बेटी थी, और मैं ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताना चाहता जिन्होंने एक बेटे की तलाश में, अब क्या कहें, कमाल, नेहरू कमाल के व्यक्ति थे। और ये बात सांसद भी जानते थे, और ये बात, और नेहरू का प्रभाव भी था अच्छा। और नेहरू इंग्लिश तो बढ़िया बोलते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कभी पढ़ी एक बार, प्रोफेसर फिरा गोरखपुरी, मैंने कभी कहानी बताई नहीं, एक तो नहीं बताई तो नहीं बताऊंगा, आगे लिखो। बहुत शरारती बच्चे हैं। एक बार जो, अच्छा इसी बात में खूब मजा आता है लिखने के बाद। क्या लिखा आपने? क्या नाम करती है? क्या लिखा आपने? जिसके अनुसार इसी में आगे लिख लीजिए,
जिसके अनुसार संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किसी भाग को बदला जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किसी भाग को बदला जा सकता है। जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किसी भाग को बदला जा सकता है जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। अतः संसद की संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद के संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किसी भाग को बदला जा सकता है जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। अतः संसद की संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद के संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संसद के संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इसी का परिणाम दूसरा अपने आप आ जाएगा। हेडिंग लिख लीजिए, संविधायी और विधायी शक्ति में अंतर। विधायी मतलब है लेजिस्लेटिव पावर। अंतिम में अगला हेडिंग है संविधायी और विधायी शक्ति में अंतर। संविधायी और विधायी शक्ति में अंतर। तो पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने यह भी मान लिया उच्चतम न्यायालय ने यह भी मान लिया कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधायी शक्ति प्राप्त है। इंग्लिश में जरूर लिखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधायी शक्ति प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 245, 246 के अंतर्गत, जबकि आर्टिकल 245, 246 के अंतर्गत, आर्टिकल 245, 246 के अंतर्गत संसद की शक्तियां विधायी हैं। संसद की शक्तियां विधायी हैं और विधायी शक्ति या सामान्य विधि से मूल अधिकारों का अतिक्रमण संभव नहीं है। विधायी शक्ति या सामान्य विधि से मूल अधिकारों का अतिक्रमण संभव नहीं है। संसद की विधायी शक्ति या सामान्य विधि से मूल अधिकारों का अतिक्रमण संभव नहीं है। विधायी शक्ति से मूल अधिकारों का अतिक्रमण संभव नहीं है। अब यहां मामला सेटल हो गया। विधायी शक्ति, संविधायी शक्ति ये अलग अलग मान ली गई और अब ये मामला स्वीकार कर लिया गया कि पहला संविधान संशोधन हो गया। लेकिन कुल मिला के न्यायपालिका ने ये मूड बना लिया था, कर लिया गया कि पहला संविधान संशोधन हो गया। लेकिन कुल मिला के न्यायपालिका ने ये मूड बना लिया था कि संविधान संशोधन पर कभी हाथ नहीं डालेंगे। मतलब कुल मिला के सारांश ये था कि न्यायपालिका ये मान के चलती थी और इसलिए आप देखें हमारी संविधान सभा न्यायालय को शक्ति देने के पक्ष में नहीं थी। इस बात को वैसे भी देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अमेरिकन न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं थी। हमारे यहाँ संसद को बड़ा दायित्व दिया गया सामाजिक न्याय का, लैंड रिफॉर्म का, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे यहाँ न्यायपालिका हर मुद्दे में बीच में आएगी फिर तो सामाजिक न्याय काम ही रुक जाएगा। सीधे मामला था। इसका मतलब संसद यानी कुल मिला के न्यायपालिका ने ये मान लिया कि भाई देखिए जब संविधान का संशोधन होगा उस रास्ते में हम नहीं आएंगे। हाँ, अगर सामान्य विधि से कभी कोई मूल अधिकार छीनेगा, टकराएगा, उसको पीछे कर देंगे। संविधान संशोधन 368 संसद की एक विशेष शक्ति है। अब वो संवैधानिक है, इसका मतलब जनता की इच्छा संसद रिप्रेजेंट करती है, वही तय करेगी। अब यहाँ कुछ फैक्ट आपको, बेसिक फैक्ट आपको बता दें, आपको याद होना चाहिए पीटी के लिए। जैसे
अगर संविधान संशोधन की बात ही आ गई तो संविधान संशोधन के दो प्रकार हैं 368 में। एक संशोधन होता है जहाँ पे संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा संशोधन होता है जहाँ 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है, और वो आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन होगा, यूटी का नहीं। उसमें यूटी का समर्थन विधानसभा। जब पीटी के लिए पढ़ेंगे तो आराम से पढ़िए, एक एक शब्दों पर पिन पॉइंट करके पढ़ते हैं, हड़बड़ी पढ़ेंगे सारी इधर उधर गलती करेंगे। तो राज्य विधानसभाओं का समर्थन चाहिए, और राज्य विधानसभाओं के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत। लेकिन अभी बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कौन कौन से ऐसे संशोधन है जहां आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है, कौन कौन से। अभी पीटी के लिए आपको फिंगर टिप्स याद होना चाहिए, आज ही याद होना चाहिए, कल नहीं। तो फिर देखिए, ये मतलब कहने का मतलब आप एक बार प्रयास करिए, 2 बार, मतलब यही चीज पहले याद हो जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बताएंगे। जीएसटी ऑप्शन ही ना हो तो, जीएसटी एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। आप याद रखिए, मैं फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, आज ही आप याद कर लीजिए। बेसिक फैक्ट हम बिल्कुल मिस करके चलते हैं, पीटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये आप अब अभी क्या सच में, नहीं सब टीचर के बताने का काम थोड़ी होता है। अब मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए कि ये सब धर्म विधेयक क्या है, वित्तायोग का काम क्या है, ये सब क्या है। ये तो आपका धनाधन एकदम आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, याद करते रहो। अच्छा, चलिए मैं कल तक मौका आपको देता हूँ, कल तक याद कर लीजिएगा। और आप याद रखिएगा, आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता पड़ती क्यों है। हमारा संविधान एक ही है, हर चीज का कारण है, हर चीज का लॉजिकल है। हमारे संविधान से ज्यादा लॉजिकल डॉक्यूमेंट कोई होता ही नहीं, हर चीज के पीछे कारण है। क्योंकि हमारा संविधान का मतलब संघ और राज्य का एक ही संविधान है हमारे यहाँ। और अगर संघ राज्य का एक संविधान है, फिर तो संसद जब चाहेगी कुछ भी बदल देगी। राज्यों की सहमति भी चाहिए, राज्यों की सहमति राज्यसभा के द्वारा तो हम लेते ही हैं, आधे राज्य विधानसभाओं से भी पूछेंगे। और क्यों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई परिवर्तन हो जाए, सारे संघीय मुद्दे जुड़े विषय हैं, संघवाद में पढ़ना भी है। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों में होने वाला कोई संशोधन, शक्ति में होने वाला वेतन भत्तों में नहीं, संख्या में नहीं, शक्ति में। यानी जब हम सबसे बड़ी गड़बड़ी देखिए, युवावस्था में उत्साह बहुत ज्यादा और स्पीड बहुत ज्यादा होता है, आपके पास ऊर्जा का भंडार है, और हम क्या करते हैं, आपकी स्पीड को कम करते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, गजल गायक की तरह पढ़ेंगे, हनी सिंह की तरह पढ़ेंगे, गजल गायक की तरह। और एक बार देखिए, आजकल छात्रों में पेशेंस नहीं है, वो सोचते हैं हड़बड़ 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 हड़बड़। इधर किसी एक बच्चे ने पूछा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। यार मेरे खिलाफ दूसरी आलोचना आती है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, कई बार तो मतभेद हो जाता है। लेकिन एक गजल गायक थे, अब कैसे कि बच्चे अधीर हो जाते हैं, कभी चिलमन से वो झाके, कभी चिलमन से वो झाके, फिर वही बस का, कभी चिलमन से ये झाके, कभी चिलमन से वो झाके, फिर दोबारा फिर रिपीट किया। और जैसे यो बच्चा था उनका, लगा दो आग चिलमन को, न ये झाके न वो झाके। कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, देखो मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाई में सबसे बड़ी गड़बड़ी है क्वांटिटी पर बल देना, नहीं 8 घंटे पढ़ ले, 6 घंटे, स्पीड से खत्म करना नहीं, आराम से जिस चीज को पढ़ लो छप जाए, आधे घंटे ही पढ़ो, ब्रेक दे दे के पढ़ो, बेसिक पॉइंट टारगेट कर लो, ये याद करना है आज ही। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तरीका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियां, वेतन भत्ते नहीं, वेतन भत्ते चेंज करना होगा, उनकी संख्या चेंज करनी होगी, इसलिए सामान्य विधि है। लेकिन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्ति को चेंज करना होगा, जैसे 99th अमेंडमेंट था, एनजेसी था, उसके लिए फिर हमें आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ी। तीसरा, संघ राज्य के संबंध में 7वीं सूची में कोई परिवर्तन, संघ राज्य के बीच का शक्ति 7वीं सूची से होता है, उसमें विधायी शक्ति हो, वित्तीय शक्ति हो। इसी जीएसटी वित्तीय शक्ति थी, संघ राज्य की वित्तीय शक्ति को बदलती थी, तो उसमें फिर आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन लिया गया। उसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन जो संघवाद का फंडामेंटल है, और अगला
अनुच्छेद 368, इतने मामलों में हमें आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए, एक बार हमने बता दिया, आधी जगह ये बस सोचिए कल याद कर लेंगे, याद हो गया बहुत अच्छी बात है। आगे आगे बढ़िए, क्या लिखा आपने? अतिक्रमण नहीं हो सकता, तो शंकरी प्रसाद केस यहीं पे खत्म करते हैं। अब शंकरी प्रसाद केस के आगे चले, यानी शंकरी प्रसाद केस में उच्चतम न्यायालय ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, और ग्रीन सिग्नल ये था कि अगर, और ग्रीन सिग्नल इस बात का प्रमाण था, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था, डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था क्या भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तब उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास भी 2/3 बहुमत होगा वो भारतीय संविधान में संशोधन कर लीजिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था संविधान संशोधन इतना आसान होना चाहिए, पता नहीं इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान संशोधन का तरीका कठोर है, क्योंकि सामान्य विधि अलग तरीके से बनती है, संशोधन विधि के लिए अलग बहुमत चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा संविधान इतना कठोर ना हो जाए कि समाज में बदलाव हो, संविधान बदल ही नहीं पाए, क्योंकि समाज अगर संविधान नहीं बदल पाएगा तो संविधान टूट भी जाएगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता लिया था, कठोर भी था लेकिन लचीलेपन का सम्मिश्रण भी था। तो संविधान बदला गया, और इंटरेस्टिंग पार्ट था, एक बार पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद मामला आगे बढ़ता चला गया, निदेशक तत्व लागू हुआ, समाजवाद का रथ आगे बढ़ता गया, फिर एक मामला फंसा, क्योंकि 31 से 31B के बाद न्यायपालिका अब तो संपत्ति के मुद्दे पर सवाल उठा ही नहीं सकती थी। फिर इसमें एक नेग्लिजिबल संशोधन आता है, चौथा उतने महत्व का नहीं है, कई संशोधन ऐसे हैं जो पहला तो लैंडमार्क है, पहले 19 में भी चेंज किया गया, 15 में चेंज किया गया, 31 में चेंज किया गया, 15-19 बता चुका हूँ, 31 में लास्ट में बता रहा हूँ। चौथा मामला ऐसा आ गया कि जैसे अब संपत्ति का अधिकार सीमित हो गया, तो अब राज्य ने कह ही दिया था भाई जो चाहेंगे कंपनी अर्जित कर लेंगे। अब लोग ने उच्चतम न्यायालय के पास गए, मामला था बेला बनर्जी का, बेला बनर्जी की कंपनी का राज्य के सरकारी एक्वायर करने पहुंचे, और जब अधिकारी कंपनी को एक्वायर करने पहुंचे तो बेला बनर्जी ने वकील संपर्क किया। बेला बनर्जी ने कहा भाई ये अधिकारी आए हैं, कह रहे कंपनी हमारी। तो वकील साहब ने कहा ऐसा है, कंपनी ले सकते हैं, 31 में ऐसा चेंज कर दिया इन्होंने कि राज्य जब चाहे तब किसी की निजी कंपनी भी ले सकता है, उसमें कंपनी निजी थी। बेला बनर्जी का मतलब फंडामेंटल रीड क्या है? वकील ने कहा मैडम ऐसा करिए, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, कंपनी लेने से आप रोक नहीं सकती, एक उपाय है, इनसे कंपनसेशन मांगे, क्योंकि अनुच्छेद 31 के खंड 2 में लिखा है मुआवजा दो। बेला बनर्जी का धन्यवाद वकील साहब, आपने को रास्ता तो बताया। बेला बनर्जी उच्चतम न्यायालय पहुंची, माय लॉर्ड मेरी लाखों की कंपनी ले लिया और ये 1000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? न्यायपालिका ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, बिल्कुल नहीं चलेगा, मुआवजा दो भाई। उनका बेला बनर्जी ने कहा सर इसमें एक बात और जोड़ दो आप, मार्केट रेट पे मुआवजा। उच्चतम ने कहा मार्केट रेट पे मुआवजा। तो अब राज्य के हाथ पांव हिल गए, अरे राज्य जमीन लेगा, कब संपत्ति लेगा और मार्केट रेट पे मुआवजा देगा, बिक जाएगा रहेगा। अरे दोस्तों गरीब राज्य था, अभी तो धीरे धीरे अपना घर संभाल रहे थे, और यहाँ पे लोग मार्केट रेट पे मुआवजा देना चाहते हैं। फिर बात नेहरू के पास पहुंची, नेहरू का लफड़ा बार बार आ रहा है, नेहरू का अगले अभियान की तैयारी, बुलडोजर रेडी। फिर आया चौथा संविधान संशोधन, चौथे में लिख दिया गया मुआवजे पे न्यायपालिका कोई सवाल नहीं उठाएगी, खत्म। चौथे संविधान संशोधन में आर्टिकल नहीं जोड़ा गया, 31 के खंड 2 की लैंग्वेज चेंज कर दी गई कि मुआवजे पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब और मामला आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बाद नेहरू के रास्ते में कोई समस्या नहीं आई, दंदरा के मामला बढ़ता रहा, लेकिन सब चीज़ वैसे नहीं चल रही थी। नेहरू का जो व्यक्तित्व था और दूसरा, अलग अलग चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं। मामला आया 64 में नेहरू नहीं रहे, नेहरू जब नहीं रहे उनकी डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, संयोग से उनका भी बहुत जल्दी निधन हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जो उस समय वरिष्ठ नेताओं के सामने कहीं नहीं थे, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, क्यों? नेहरू गांधी परिवार की सिंपैथी वोटर्स से मिल जाए। नेहरू गांधी परिवार तो इतना लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर यहाँ तक प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बनाई गई, उस समय एक से वरिष्ठ नेता थे जिन्हें सिंडिकेट लीडर्स कहते थे, के कामराज, निजलंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह।
उनमें इंदिरा गांधी तो गुड़िया थी, गुड़िया, लिटरली बेबी थी वो। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। नेहरू ने कभी नहीं कहा था, नेहरू ने कभी नहीं कहा था कि हमारा सक्सेसर इंदिरा गांधी होंगी। ये बात सब लोग मानते हैं। और ये देखिए, मैं किसी रेफरेंस को दे रहा हूं तो वो विद्वानों का रेफरेंस देता हूं, न्यूज़पेपर का नहीं। विचारधारा में तो कोई कुछ भी कह सकता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने कठिनाइयों का पहाड़ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन रही हैं, उसके बाद 67 का चुनाव आ गया। 67 के चुनाव में कांग्रेस का 2/3 बहुमत खिसक गया। 2/3 बहुमत लोकसभा से खिसक गया, क्योंकि 62 का वॉर हुआ तो नेहरू के नेतृत्व के लिए बड़ा धप्पा था ये। जैसे 62 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हो गया और विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष का ये देखो, नेहरू जी को हिंदी चीनी भाई 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 भाई, पीछे से चक्कू मार दिया भाई भाई। नेहरू इस बात को डिफेंड नहीं कर पाया और नेहरू बड़े भावुक हो गए। हमने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा हो जाएगा। लोग और मोहब्बत कर लो नेहरू, लो मोहब्बत कर लो, जाओ चीन जाओ। विपक्ष ऐसी बात करने लगा। अरे दोस्तों, नेहरू इसी सदमे में नेहरू जी नहीं पाए, मर गए। मतलब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था नेहरू का निधन जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें 67 का पहला पॉलिटिकल मामला बड़ा जरूरी इसलिए है कि पहली बार भारत में 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार आई थी। पहली बार विपक्ष को सांसें दिखी। पहली बार विपक्ष लगा यार चलो हम भी सत्ता में आएंगे, नहीं थी तो पूरा नेहरू परिवार का ही शासन रहेगा हमें सर। विपक्ष भी अपना दोहरे डंडे लेकर अपना आने लगा आगे। इसी मौके में 67 में हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे के सुब्बाराव, और के सुब्बाराव ने ऐसा डिसीजन दिया, मामला आ गया पंजाब सरकार का, और पंजाब सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया। लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाकर संसद को दे दिया और संसद ने 17वें संविधान संशोधन नवीन सूची में डाल दिया। जमींदार थे हेनरी गोलकनाथ, उनकी हजारों हेक्टेयर जमीन चली गई और हेनरी गोलकनाथ ने साने पंजाब मेल पकड़ी। लुधियाना से सीधा है दिल्ली। माय लॉर्ड के सुब्बाराव, हद हो गई। के सुब्बाराव ने कहा क्या हो गया, तो बैठो पहले। कहा आप कह रहे हैं बैठो, यहाँ हमारे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। के सुब्बाराव ने कहा हुआ क्या, क्या आप कह रहे हुआ क्या, हाथी घोड़े सब राज्य ने छीन लिया। अरे कोई फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने कैसा डिसीजन दिया। अब आप देखिए जज का भी कितना इम्पैक्ट होता है। वही जस्टिस के सुब्बाराव थे, अपने ही न्यायालय के निर्णय को बदल गए। शंकरी प्रसाद केस को यू टर्न मार दिया। शंकरी प्रसाद केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल कर दिया। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जस्टिस के सुब्बाराव रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी भी कर गए थे। इसलिए जजेस पॉलिटिकली अलायंस नहीं रखते, ऐसा भी करना कठिन है। अब बताइए, इतने लैंडमार्क डिसीजन को देना, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव भागीदारी कर देना, तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने थोड़ी है। लिखने की बात है, हेडिंग चेंज कर लीजिए। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य। हेनरी गोलकनाथ, उनका पूरा नाम था हेनरी गोलकनाथ, गोलकनाथी बहुत है। गोलकनाथ राज्य, गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, अरे यहां जो कल बैठा था कहां गया। अच्छा यहाँ पे आया। भाई देखो, मैंने कहा था उस बात को ध्यान रखना है, इसको भागना मत मुझसे। देखो वहां बैठ गया वो। लिख लो क्या लिखा आपने। पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय में 17वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में 17वें संविधान संशोधन को गोलकनाथवाद में चुनौती दी गई। ब्रैकेट में 11 न्यायाधीशों की बेंच।
17वें संविधान संशोधन को गोलकनाथवाद में चुनौती दी गई, जिसमें पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को 17वें संविधान संशोधन को गोलकनाथवाद में चुनौती दी गई, जिसमें पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में शामिल किया गया था। जिसमें पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में शामिल किया गया था। पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में शामिल किया गया था। और देखिए, गोलकनाथ से भी सवाल वही पूछा गया जो लगभग इससे पूछा गया था। सवाल लगभग वही थे, सवाल एज इट इज था, लेकिन निर्णय वो नहीं था, निर्णय बदल गया। इसका मतलब न्यायपालिका ये तो कही सकती है भाई निर्णय समय के हिसाब से देते हैं, समय बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, क्योंकि न्यायपालिका से जब भी कहा जाता है फिर अपने निर्णय को बदल लेते हो आप लोग। तो कहा भाई संविधान जीवन दस्तावेज है, संविधान गतिशील है, समय के साथ तो जीवन बदलता है। अच्छा, हमारी जीवन की फिलॉसफी तो बदलती है, हमारी जीवन की फिलॉसफी बदल जाती है। अभी आप क्या है, पावर के चक्कर में है, 60-70 साल के होंगे क्या होंगे, आत्म साक्षात्कार के चक्कर में होंगे, जीवन की फिलॉसफी बदल जाती है। और जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो सब सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, पहले पावर में लगे थे। ऐसे ही गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय निर्णय को बदला। क्यों? न्यायालय का यही तर्क होता है कि भाई देखो, संविधान लिविंग है, जब परिस्थितियां बदलेंगी संविधान के मायने बदल जाएंगे। संविधान कोई कागज का टुकड़ा थोड़ी है, जनता की भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जनता की भावनाएं आकांक्षाएं हमेशा जैसी थोड़ी होगी, बदलती रहेगी। तो गोलकनाथ में भी लगभग वही मुद्दे थे। पहला फिर मुद्दा यह आ गया, क्या मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, वही लिख लीजिए, पहला हेडिंग, फिर वही मुद्दा आ गया। इशू यही थे, पहला सब हेडिंग इसका, क्या मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। पहला सब हेडिंग यही था, इसका जवाब लिख लीजिए। न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार संविधान के सर्वाधिक, न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र भाग हैं। मूल अधिकार संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र भाग हैं, जिनका संशोधन संभव नहीं है। जिनका संशोधन संभव नहीं है। लेकिन न्यायालय ने संशोधन संभव नहीं है। जिनका संशोधन संभव नहीं है, लेकिन न्यायालय ने भूतलक्षी विधि का सिद्धांत, न्यायालय ने भविष्यलक्षी, न्यायालय प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, न्यायालय ने भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत देते हुए कहा भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत देते हुए कहा कि जिन मूल अधिकारों का संशोधन किया जा चुका है, ब्रैकेट में अतीत में, जिन मूल अधिकारों का संशोधन किया जा चुका है, ब्रैकेट में पहले अतीत में, जिन मूल अधिकारों का संशोधन किया जा चुका है अतीत में या पहले, उनके लिए यह निर्णय लागू नहीं होगा। उनके लिए यह निर्णय लागू नहीं होगा। उनके लिए निर्णय लागू नहीं होगा, लेकिन
लेकिन भविष्य में मूल अधिकार का संशोधन संभव नहीं है। लेकिन भविष्य में मूल अधिकार का संशोधन संभव नहीं है। एक अजीब सी बात नहीं है? शंकरी प्रसाद केस को उलट दिया। याद रखिएगा, मूल अधिकार पर हमला करने के लिए पहला संशोधन हुआ, चौथा हुआ, उसके बाद 17वां हो गया। पर लॉजिक ये समझिए, लॉजिक ये समझ लीजिए कि उच्चतम न्यायालय को अधिकार बचाना था और अधिकार को खतरा सामान्य विषय था ही नहीं। भाई ये तो स्टेब्लिश बात थी, सामान्य विषय से कोई मूल अधिकार हटा ही नहीं सकता। अब गोलकनाथ को ये कहना चाहिए, ये कहना पड़ा कि नहीं, अब संविधान संशोधन से भी नहीं छू सकते। पर्पस तो यही था, भाई किससे मूल अधिकार हटाया जा रहा है? संविधान संशोधन से। अब उनको कोई ऐसा तर्क देना था। बात तर्क महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है। अरे अगर हमें कोई पिक्चर बनानी होगी तो पहले दिमाग में स्क्रिप्ट है, उसके बाद में हीरो हीरोइन को मिला दूंगा कहीं बीच में। भाई सीधी सी बात है। अब मान लीजिए कि कोई फिल्म है और ढाई घंटे की फिल्म है और पता चला कि हीरो हीरोइन मिल गए एक ही घंटे में, तो उसके बाद मैं कोई ट्विस्ट मारूंगा कि हीरो दुर्घटनाग्रस्त, उसकी याददाश्त चली गई, याददाश्त आने में अगले 1.5 घंटे लग गए। याद रखिएगा, न्यायपालिका ने मूड बना लिया था, निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता। अरे भाई न्यायाधीशों की विचारधारा होती है। न्यायपालिका ने मूड बना लिया था कि हमें फंडामेंटल राइट के संशोधन को रोकना है किसी भी कीमत पर, और हमें संविधान संशोधन को रोकना पड़ेगा। उसके हिसाब से आर्गुमेंट करना पड़ेगा। ऐसे तो आप रोक नहीं सकते, खबरदार संविधान संशोधन से भी नहीं छू सकते। भाई कोई तो संवैधानिक आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा। गोलकनाथ ने बड़ी गोल गोल आर्गुमेंट दिया, वो थोड़ा बड़ा मामला भी बड़ा गड़बड़ाया, बड़ा उल्टा पुल्टा कह दिया, लेकिन पर्पस तो था ही उनका। पर्पस सीधा था कि हम संविधान संशोधन से भी मूल अधिकार को नहीं छीनने देंगे। तो संविधान संशोधन से अगर आप मूल अधिकार नहीं छीनने देंगे तो बताइए इसमें क्या ऐसा किया जाए कि मैं रोक दूं? इसका मतलब संविधान संशोधन को भी रोकना है, पहरेदार को जगाना पड़ेगा। पहरेदार को क्या दिया जाए कि संविधान संशोधन को भी रोक दे? क्या किया जाए सर? एक उसको गेस करिए, लॉजिक बताइए क्या? सिंपल सी बात है। अब अगर मैं, याद रखिए, मैं संविधान संशोधन को रोकना चाहूंगा तो मैं कह दूंगा विधि में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। एक लाइन कहना पड़ेगा मुझे, काम हो गया। बात स्पष्ट हुई? नहीं स्पष्ट हुई? तो लिखिए अगला क्या हो गई, अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है संशोधन विधि से भी मूल अधिकार का अतिक्रमण संभव नहीं है। अगला हेडिंग है संशोधन विधि से भी मूल अधिकार का अतिक्रमण संभव नहीं है। संशोधन विधि से भी मूल अधिकार का अतिक्रमण संभव नहीं है, पहला पॉइंट। पहले संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों की लगातार कटौती हो रही थी। पहले संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों की लगातार कटौती हो रही थी। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने कह दिया कि अनुच्छेद 13 के खंड 2 का प्रतिबंध अनुच्छेद 13 के खंड 2 का प्रतिबंध संविधान संशोधन विधि पर भी लागू होता है।
अनुच्छेद 13 खंड 2 का प्रतिबंध संविधान संशोधन विधि पर भी लागू होता है। क्योंकि अनुच्छेद 13 के खंड 2 में उल्लिखित विधि शब्द में अनुच्छेद 13 के खंड 2 में उल्लिखित विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। अनुच्छेद 13 के खंड 2 में उल्लिखित विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। अनुच्छेद 13 के खंड 2 में उल्लिखित विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। इसलिए मूल अधिकारों की कटौती न तो सामान्य विधि से संभव है मूल अधिकारों कटौती न तो सामान्य विधि से संभव है और न ही संविधान संशोधन विधि के द्वारा हो सकती है। न तो सामान्य विधि से संभव है और न ही संविधान संशोधन द्वारा हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब हम ये भी कहते हैं मूल अधिकार संशोधन की सीमा से परे है। इसका ये भी मतलब हो गया कि संसद की संशोधन की शक्ति पे एक प्रतिबंध है। केवल एक प्रतिबंध कौन सा है? भाग 3 के अलावा कोई भी संशोधन आप कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कंट्रोवर्सी क्या एकदम पलट दिया गोलकनाथ ने। शंकर प्रसाद को घुमा घुमा के एकदम से खोपचम ले लिया। इसका मतलब है शंकर प्रसाद ने अपने केस को एकदम 180 डिग्री पर यू टर्न मार दिया। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एकदम से क्लैश है। बात स्पष्ट हो गई। अब आप ये देखिए, अब इसकी एक और तार्किक व्याख्या करने की वजह थी। अगर आपने मान लिया कि भाग 3 को नहीं छू सकते, इसका मतलब उच्चतम न्यायालय का भाग 3 को छूना मना है। बाकी किस भाग में जो मर्जी छू लीजिए, भाग 3 बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े पवित्र है, सारा आर्गुमेंट दे दिए। और गोलकनाथ बड़े खुश हुए। गोलकनाथ पूछा, सर ये बताओ मेरी जमीन मिलेगी? न्यायपालिका का नहीं मिलेगी। का फिर क्या कह रहे हो? गोलकनाथ ने पूछा, ये बताओ 17वां भी रद्द होगा? उनका नहीं, ये रद्द नहीं होगा, उसके आगे वाला रद्द नहीं होगा। गोलकनाथ ने अच्छा खुद बनाया साहब आप तुम्हें, आप इतना खुश कर गए कि रद्द हो जाएगा। मैंने सोचा 17वां भी रद्द हुआ। उनका नहीं, जो हो गया उसको मैं नहीं छू सकता, क्योंकि भविष्य लक्ष्य विधि होगी। जो हमारा निर्णय होगा भविष्य के लागू होगा। अतीत में छू लिया। अब सवाल है कि इस निर्णय को जस्टिफाई करना था। गोलकनाथ बाद में अंतिम अजीब सी बात कह दी गई, जो शायद इकलौती मात्र थी। 6-5 का डिसीजन था, यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस ही भारी पड़ रहे थे। बाकी मामला तो 5-5 का हो गया था। चीफ जस्टिस पक्ष में आगे 6 हो गया। अंतिम बात क्या कह दी, उसके लिए फिर एक तर्क गढ़ दिया जो अब बड़ा ही अटपटा था। हेडिंग चेंज कर लीजिए। अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हेडिंग है। अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब यहाँ आपको अनुच्छेद 368 बता देंगे, क्योंकि 24वां-25वां संविधान संशोधन आएगा। आर्टिकल 368 आपको बताएंगे, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या शक्ति है, ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। गोलकनाथ के से पहले ये मान लिया गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है, शक्ति भी है। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? देखिए, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया एक होती है, शक्ति का मतलब है जब अनुच्छेद 368 का प्रयोग करेंगे, संविधान सभा जैसी भूमिका
संसद की हो जाएगी, उसकी पावर है और उसकी शक्ति है संविधान के जिस भाग को चाहे उस भाग को बदल दे, ये उसकी पावर है। प्रक्रिया का मतलब है, अब फिर प्रक्रिया पिछली बार पीटी में पूछा गया सवाल है, अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी को याद है? क्या है प्रक्रिया? भाई अनुच्छेद 368 में कोई संविधान संशोधन होगा तो उसका कोई प्रोसीजर तो होगा अनुच्छेद 368 में, है तो बताइए आप क्या है। नहीं, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, वाह क्या बात है। ऐसी बातों में इतना सामूहिक निर्णय क्यों आता है मेरे बच्चों? अलग अलग निर्णय दो, जिसे टटनाते हुए कहते हो कि पंखा बंद कर दो, ये आवाज बड़ी तेजी से आती है। अच्छा, मैं आगे वाले की तरफ नहीं देखूंगा, नहीं डर के मारे यही पीछे चले जाएंगे सब। ठीक है, अच्छी बात है, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। नहीं नहीं नहीं, भटको मत, भटको मत। फैक्ट में है या नहीं है, गेस करने वाली कंडीशन बहुत कम होती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कई बच्चों को याद होता है लेकिन वो बताते नहीं, लेकिन इसका ये मतलब है जो नहीं बता रहे सबको याद है। एक बार फिर आप देख लीजिएगा, इन सब चीजों को लिस्ट बना लीजिए, और इन सब चीजों को एक लिस्ट बना लीजिए, अलग से कॉपी रखिए सब। बता ही दे रहे हो, क्या बता दें? ओके, बता दीजिए। अरे दो बता ही दिया तो इसी से अब इकट्ठे थोड़ी बता देंगे। नहीं नहीं, भूल अभी तो दो बता दिया ना, लेकिन यही भूल, जवानी में इतना चौनप्राश खाओ, इतना तेज दिमाग होना चाहिए, भूल जाता है यार, कमाल की बात करते हो। एक बात याद रखो, कुछ चीजें भूल नहीं पा रहे हो तभी याद नहीं हो रहा है, बात भूलने की नहीं है, बात कुछ और याद रखने की है। अरे बच्चों की स्मृति तेज होनी चाहिए, एक बार मैंने बता दिया कि भूल जाते हैं। अच्छा, देखिए प्रक्रिया का मतलब है सब हमें आगे पढ़ना भी है, सामान्य विधि वगैरह कैसे बनती है। संविधान संशोधन विधि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पॉइंट नंबर 2, संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा कभी भी, दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा, कारण बता दें। ज्वाइंट सेशन नहीं, क्योंकि अलग अलग, देखिए धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं होता, उसका कारण अलग है। संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं होता, धन विधेयक में इसलिए नहीं होता क्योंकि धन विधेयक को 31 मार्च के पहले तक पारित करना पड़ता है, वहाँ टाइम बाउंडेशन है, और ज्वाइंट सेशन हो जाएगा फिर टाइम बाउंडेशन खत्म हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर इसलिए ज्वाइंट सेशन नहीं होता क्योंकि राज्यसभा का समानांतर महत्व दिया जाए, हमारे संघीय शासन है, राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो ज्वाइंट सेशन नहीं होता। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। चौथा, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। और चौथा, संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा, जिसमें कुछ के लिए 2/3 बहुमत की बात आती है, और 2/3 बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वाला को 2/3 दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए। शायद ये बात कहीं आपको बताई थी, बताया था सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, और भी कई जगह है कि और एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 में लिखी गई है, अभी आपको दिखा देंगे, ये प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। इसे डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि भाई जिसको समस्या हो 2/3 बहुमत लीजिए और संविधान का संशोधन कर दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वक्तव्य में कदापि ये नहीं कहा कौन सा भाग संशोधन की सीमा से परे है, कौन सा भाग संशोधन नहीं होगा। तो गोलकनाथ केस ने बात बदल दी, गोलकनाथ केस ने इसे चौंकाने वाली बात कही, तो भाई 368 प्रक्रिया थी ही,
यानी 368 के अलावा भी संविधान का संशोधन किया जा सकता है, ये बात कल्पनातीत थी। लेकिन चूंकि उनको संविधान संशोधन को रोकना था, इसे एक ऐसा आर्गुमेंट दे दिया जो बाद में बाद में बदल ही दिया गया। लेकिन कैसे दिया उन्होंने, कहा क्या था, लिख लीजिए क्या लिखा आपने। संविधान, हाँ लिख लीजिए। गोलकनाथवाद में एक चौंकाने वाले निर्णय में यह कहा गया, गोलकनाथवाद में एक चौंकाने वाले निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसका मतलब मैंने आपको अभी बता दिया, अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। वो लिखेंगे प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अच्छा लिख लीजिए, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। संविधान संशोधन केवल प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसके लिए संयुक्त बैठक संभव नहीं है इन दोनों सदनों की। इसके लिए संयुक्त बैठक संभव नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। ये वीटो हमें आगे पढ़ना, राष्ट्रपति में तो पढ़ते भी हैं। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। और चौथा, विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए, संविधान संशोधन की शक्ति। हेडिंग चेंज कर लीजिए, संविधान संशोधन की शक्ति। न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं है, अपितु अनुच्छेद 245 और 46 में है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं है, अपितु अनुच्छेद 245 और 46 में है। आपको सुनने में कैसा लगा ये बात? संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245-46 में है। आपको फिर याद दिला दें, 67 के पहले न्यायपालिका ने यही माना, 368 में प्रक्रिया भी है, शक्ति भी है। लेकिन इसका मतलब क्या था? संविधान संशोधन की शक्ति अगर अनुच्छेद 245-46 रहती है, लेकिन अनुच्छेद 245-46 में बात क्या लिखी गई है? भाई संसद पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करेगी, राज्य अपने भूभाग तक करेगा। और 46 में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सूचियों का उल्लेख किया गया है कि संसद संघ समवर्ती पर करेगी और राज्य विधानसभा राज्य पर करेंगे। ये क्या मतलब कहने का मतलब था कि, ये कहने का मतलब क्या था कि संविधान
संशोधन की प्रक्रिया 368 में है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा था, इसलिए बड़ा चौंकाने वाला मैंने शब्द का प्रयोग किया। और संविधान संशोधन की सिर्फ 245-46 में है। इसका मतलब क्या हुआ? 245-46 में संविधान संशोधन की कैसे हो सकती है? अभी तक तो हमें यह पता था कि 245-46 में संसद के विधि निर्माण की सामान्य शक्ति है, संशोधन की शक्ति 368 में। अभी तक ये जानते थे, लेकिन आप जानते हैं यह एक न्यायपालिका ने क्यों कहा? क्योंकि न्यायपालिका को विधायी और संविधायी शक्ति के बीच का अंतर ही खत्म करना था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, क्योंकि अभी तक क्या था भाई, संविधायी शक्ति से मूलाधिकार आप छीन सकते हैं, विधायी शक्ति से नहीं छीन सकते। तो मैं कह दूं दोनों में अंतर ही नहीं है, तो किसी से नहीं छीन सकते। इसका मतलब है, अब मैं कह दूंगा आप दरवाजे से नहीं आए, खिड़की से आ सकते हैं। मैं कह दूं ना भाई, किसी से भी नहीं आ सकते। बात तो एक ही हुई। न्यायपालिका कितने सिस्टमेटिक, भाई न्यायपालिका कोई शब्द कहती है उसके बड़े सिस्टमेटिक रीजन होते हैं। इसीलिए गोलकनाथ ने और गोल गोल मामला घुमा दिया। थैंक्स टू जस्टिस के सुब्बाराव इतना ज्ञान देने के लिए। 245-46 में अगर संविधान संशोधन भी करती है, तो जब दोनों शक्तियां एक हैं, तो विधायी और संविधायी शक्ति अलग अलग होगी या एक होगी? और जब एक होगी, फंडामेंटल राइट का संशोधन करना मुश्किल ही नहीं। लिख लीजिए, मेन पर्पस भी उनके दिमाग में तय था। फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली थी उन्होंने कि मुझे संविधान संशोधन से भी फंडामेंटल राइट को बचाना है। अब संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट को बचाना है, तो आर्गुमेंट नहीं देना था, आर्गुमेंट दे दिया उन्होंने। भाई हर डिसीजन के पीछे रीजनिंग लिखनी पड़ती है ना, कि आपने ऐसा क्यों माना। न्यायाधीश ये नहीं कह सकता बहुमत की मांग थी, न्यायाधीश ये नहीं कह सकता सामाजिक न्याय के लिए ऐसा किया ना, उसको रीजनिंग देना पड़ेगा अपना। दे दिया उन्होंने। यदि बाद में बदला गया, उसके इंदिरा गांधी की फजीयत क्या हुई, इसमें जानने से पहले बस ये लाइन लिख लीजिए। इंदिरा गांधी का इसलिए टकराव हुआ, क्या लिखा आपने? 46 में इसके द्वारा न्यायालय ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। न्यायालय ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अतः मूल अधिकार न तो सामान्य विधि से छीने जा सकते हैं, और न ही संविधान संशोधन विधि से। मूल अधिकार न तो सामान्य विधि से छीने जा सकते हैं और न ही संशोधन विधि से। याद रखिए। अब मामला जरा पॉलिटिक्स पर आ जाए, तब बात बनेगी। सुब्बाराव निर्णय दिया, रिटायर हो गए, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव भी लड़ लिया, हार गए, वहां मामला बराबर हो गया। और ये बात तो हमेशा विवाद का विषय होता है। देखिए यूएस में तो क्लियर कट है कि जजेस की विचारधारा होती है। यूएस में जजेस को कहा जाता है कि लिबरल जज है, ये कंजर्वेटिव है। हमारे यहाँ ऐसा तो कभी नहीं कहा जाता कि लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, ऐसा कहा नहीं जाता। यद्यपि जस्टिस चंद्रचूड़ ने वी.आर. कृष्णैयर को ये कह दिया कि ही वॉज अ मार्क्सिस्ट जज। ये अपने आप में जो उन्होंने एक बात कही कि मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट मत दीजिए वी.आर. कृष्णैयर की तरह। लेकिन हमारे यहाँ ये बात लोकप्रिय रूप में कभी नहीं कही जाती। जज की अपनी विचारधारा होती है। अमेरिका में खुले तौर पे जज कंजर्वेटिव है, कोई मामला आएगा पहले से पता चल जाएगा इसका निर्णय क्या होगा, कंजर्वेटिव है। हमने ऐसा नहीं मामला बनाया। तो मामला देखिए, अब मामला पॉलिटिक्स में कहां फंसा। गोलकनाथ ने निर्णय दे दिया,
अब पता चला कि गोलकनाथ का निर्णय पॉलिटिक्स जोड़ के देखिए, और पॉलिटिक्स का मामला ये था कि इंदिरा गांधी 67 प्रधानमंत्री बनी। 67 प्रधानमंत्री बनी तो आप जानते हैं सारे वरिष्ठ नेताओं ने सोचा था इंदिरा गांधी को राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहा करते थे, तो गुओं की गुड़िया है। इसका मतलब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो एग्जैक्टली मनमोहन सिंह जैसी थी। मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री रहे, शायद ही कभी बोलते ही नहीं सदन में, बोलते थे लोग डांट लेते थे उनको, इतने आराम से बोलते थे कि आवाज नहीं सुनाई देती थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर अब इतने फिलोसफर आदमी थे, क्या बोले, संसद में तो लड़ने झगड़ने वालों के लिए जगह थी, बोलती नहीं थी। इंदिरा गांधी ऐसे बैग लेकर आती थी, बैठी रहती थी, गल लेती थी। तो उनको एक बार कई बार संसद में जब मामला छिड़ता था, ये हुआ प्रधानमंत्री महोदय जवाब देंगे, राम और रे उठे गए, गुओं की गुड़िया से जवाब क्या मांगते हो, बैठी रहती थी, देखती रहती थी। लेकिन खास बात है उनका रूपांतरण जबरदस्त था, गुओं की गुड़िया देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हो गई थी। इंदिरा गांधी के जीवन में ऐसा राइज एंड फॉल रहा, शायद ही किसी जीवन में रहा होगा। अच्छा, इंदिरा गांधी की पूरी बायोग्राफी अब देखिए, बड़ा अजीब सा उनका जीवन रहा। भाई बचपन में माँ नहीं रही, प्रधानमंत्री पिता प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, इसे मोदी जी परफेक्ट आदमी है। कि अरे भाई जिलाधिकारी के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब नेहरू जी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए देखें ज्यादातर विदेश यात्राओं में साथ रखते थे इंदिरा गांधी को। और दूसरी बात, उनका जीवन अजीब सा ही रहा। उसके बाद बड़ी हुई नेतृत्व में तो वरिष्ठ नेताओं ने दबाया, वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। उसके बाद आगे बढ़ी तो युवावस्था में फिर पुत्र की मृत्यु में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी एक जीवन में इतना विचलित हो गई थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बुलाती थी बाकायदा योग सीखने के लिए। बहुत ही संजय गांधी की मृत्यु के बाद तो बहुत ही विचलित हो गई थी। लेकिन वो इंदिरा गांधी जैसे अपने पिता जैसी नहीं थी। वो कहा करती थी मेरे पिता तो संत हैं, और याद रखिए अगर कोई बेटी पिता के बारे में कह रही है तो सही बोलेगी। मनोवैज्ञानिक रूप में बेटियों का लगाव पिता से ज्यादा होता है, ये साइकोलॉजिकली सही है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था उनका मेरे पिताजी संत थे, मैं संत तो नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं। तो परिवर्तन था ही, मामला ये था। अब इंदिरा गांधी ने सोचा भाई ये वरिष्ठ नेता ऐसे घुमाते रहेंगे मैं, और मामला आ गया 69। जाकिर हुसैन 67 राष्ट्रपति बने थे, 69 में मर गए। ये भी दुर्भाग्य, राष्ट्रपति भवन में जाके मरना, खुशी शायद देख नहीं पाए। ये भी अब अच्छा भी कह सकते हो, बड़े अभी राष्ट्रपति भवन मिल जाए दोस्तों, मतलब आप समझिए आपके जीवन में 4-5 साल वैसे बढ़ जाएगा। क्या जबरदस्त राष्ट्रपति भवन है। आप 2-4 साल तो उसकी मतलब भव्यता देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और राष्ट्रपति भवन का रोज ही पार्टी, रोज एट होम, रोज मतलब रोज शादी विवाह जैसा माहौल है। अभी कहीं राष्ट्रपति आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई आ रहा है, 26 जनवरी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सब राष्ट्रपति भवन में तो होता है। क्या भव्य है। जाकिर हुसैन मर गए। अब ये हुआ कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो। उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, बराह वेंकट गिरी, ट्रेड यूनियन के बड़े नेता थे, और बराह वेंकट गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे। उपराष्ट्रपति बहुत खुश होता है जब राष्ट्रपति मर जाए। काम की बात ये देखिए, अरे मेरे दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति बड़ा बेकार का पद है यार। अगर राष्ट्रपति के पास काम नहीं तो महल जबरदस्त है, उसी महल में उसका दिन बीत जाता है। उपराष्ट्रपति के पास तो भी नहीं है। इसे अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा है मोदी जी अगली बार सेंट्रल विस्टा बनेगा, देखो उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई मकान जरूर बनवाना। ये खराब लगता है। प्रधानमंत्री हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, 7 रेस कोर्स रोड है, यानी आज उसका नाम बदल दिया है मोदी जी ने, क्या नाम कर दिया है उसका, लोक कल्याण मार्ग। और उधर सरायसीना हिल्स है। अरे भाई उपराष्ट्रपति भी तो कुछ होता है सकती। अब उपराष्ट्रपति को जैसे राष्ट्रपति भवन पहुंचने का मौका मिला, 2-4 दिन समझ नहीं पाए बीवी क्या हो रहा है हमारे जीवन के साथ। लेकिन जो भी हुआ 6 महीने तक तो मौज ही मौज है, उसके बाद देखा जाएगा। उपराष्ट्रपति थे। अभी वो नए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे आए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इंदिरा गांधी ने कहा बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए। वरिष्ठ नेताओं ने कहा नहीं, नीलम संजीव रेड्डी रहेंगे। इंदिरा गांधी को लगा अरे मैं प्रधानमंत्री, मेरी यह औकात है कि मेरा उम्मीदवार राष्ट्रपति नहीं होगा। उनका अब मजा आएगा, अब सीन मैं तय करूंगी। अब उन्होंने पॉलिटिक्स खेल दिया, बीबी गिरी को बुलाया। बीबी गिरी का मिस्टर बीबी गिरी रिजाइन कर दो। कहा मैडम
बोल रही हो, रिजाइन कर दो मैं? अरे उनका हाँ रिजाइन कर दो भाई। उनका मैडम आप होशहवास में तो हैं? अरे आधिकारिक उम्मीदवार आपका नीलम संजीव रेड्डी है कांग्रेस का, और आप रिजाइन कर दिए मतलब? अरे उनका रिजाइन करो तो मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में मैं लड़ाऊंगी। ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, वरिष्ठ नेताओं इंदिरा गांधी के बीच पावर टसल था। इसका शोडाउन तो राष्ट्रपति का चुनाव था, पर्दे के पीछे खिलाड़ी और थे। और इंदिरा गांधी की बात को नीलम 2-4 दिन बेबीगिरी विचार किया उन्होंने, उसके बाद आया उनका ठीक है मैडम रिजाइन कर रहा हूँ। संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, लेकिन कमाल की बात है। और ऐसा संकट उत्पन्न हुआ कि अब वो त्यागपत्र अपने मेज पर रख के चले गए क्योंकि राष्ट्रपति था ही नहीं। और जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया दोनों पद खाली हो गया। ये संविधान में माता कल्पना नहीं कर पाए थे, इसलिए उसमें प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट ने नया एक्ट बनाया और उसी एक्ट से लिखा गया अगर दोनों नहीं होंगे तो उस समय उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस और जस्टिस हिदायतुल्लाह का ओ माय गॉड मजा। उनका यार दो लड़ाई में मेरे दिन आ गए। एकमात्र उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, हमने फिर कहा राष्ट्रपति भवन अपने आप में मिल जाता, कमाल की बात है। उसके बाद ये संभव हुआ नहीं क्योंकि प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट में लिख दिया गया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहेंगे तो चीफ जस्टिस आएगा, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज आएगा और वो भी अब 3-4 लोग ऐसे मर जाएंगे, ऐसा होगा कैसे? उसके बाद ये सीन हुआ नहीं कभी, लेकिन वो बड़ी नाटकीय घटना थी और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। बेबीगिरी चुनाव जीत गए। कांग्रेस का आधिकारिक राष्ट्रपति के चुनाव को विधायक और सांसद चुनते हैं और विधायक संसद में बहुमत था कांग्रेस का, और चुनाव जीत जाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वोट चुनाव में कहा था देखो भाइयों बहनों मैं लोकतांत्रिक महिला हूँ और मुझे लगता है कि हर आदमी को अंतरात्मा से वोट देना चाहिए, पार्टी लाइन से वोट देने की आवश्यकता नहीं है। संकेत साफ था कि संजीव रेड्डी को हराना है, वो वरिष्ठ नेता थे। इंदिरा गांधी ने कमाल की बात है, और जैसे बेबीगिरी चुनाव जीते वरिष्ठ नेताओं ने कहा ये किसका दिमाग था? दिमाग तो इंदिरा गांधी का था। पार्टी 2 फाड़ में बढ़ गई। अब इंदिरा गांधी के सामने चैलेंज आए, कांग्रेस ओ कांग्रेस आई है, कांग्रेस आर था बाद में आई हो गया। इंदिरा गांधी से लीड कर रहे थे वो था कांग्रेस आर रिक्विजिशन, और जो वरिष्ठ नेता थे वो था कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन वरिष्ठ नेता। अब इंदिरा गांधी के सामने जीवन मरण का सवाल आ गया था, अगला चुनाव जीतना हो किसी भी कीमत पे। अगर चुनाव जीतना ये ब्रेकिंग या मेकिंग का टाइम था, अगर चुनाव हार जाती तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन इंदिरा गांधी ने गजब का नेतृत्व किया। अब इंदिरा गांधी को कहना था, इंदिरा गांधी सारे युवा लोग इंदिरा गांधी के साथ थे, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन, जिसमें कोई है नहीं आजकल, सब मर गए, बहुत दिन बीत गया। तो सारे युवा नेताओं को बुलाया, इंदिरा गांधी ने कहा अब देखो चुनाव जीतना हमें, कांग्रेस पार्टी हमारे पास बहुमत नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बताओ वरिष्ठ नेताओं सामने चुनाव जीता कैसे जाए? चंद्रशेखर ने कहा मैडम कुछ ऐसा नारा दो, कैचिंग, जैसे संविधान खतरे में है, कैचिंग स्लोगन है। ये बड़े हिसाब से पॉलिटिशियन तय करते हैं, संविधान के अंदर कुछ खतरे में नहीं है, नारे तय किए जाते हैं। चंद्रशेखर ने कहा मैडम उस समय संयुक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में गरीबी हटाने की बात भी कही गई। चंद्रशेखर ने कहा मैडम एक नारा दो, गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी ने नारा गरीबी हटाओ, जहां में जनता ऐसे बावरी हो गई जैसे अच्छे दिन आने वाले के साथ हुई थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा भाई और बहनों अब देश से गरीबी हटेगी। आम आदमी एकदम तो हाँ भाई गरीबी हट जाएगी, तो आम आदमी ने मैडम गरीबी हट जाएगी, बिल्कुल गरीबी हटेगी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया कि सुनो मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ लेकिन कोई दुश्मन होना चाहिए, अभी दुश्मन नहीं मिल रहा है मुझे। अटॉर्नी जनरल का दुश्मन, मैंने कहा कुछ ऐसा काम करो, दुश्मन नंबर 1 गोलकनाथ केस, जब तक गरीबी हटाने के लिए डीपीएसपी लागू करना पड़ेगा, डीपीएसपी लागू करने के लिए सब फंडामेंटल राइट छूना पड़ेगा, न्यायपालिका ने मना कर रखा है। और फंडामेंटल राइट को आप लागू कर सकें, डीपीएसपी को हटा सके, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, आपके पास बहुमत नहीं है, हर कंडीशन के फेवर में नहीं थी। इंदिरा गांधी ने कहा देखो चुनाव जल्दी करवाना है लेकिन उसका माहौल पहले बनाओ। तो मैडम माहौल कैसे बनाया जाए? उनका पहला तरीका ऐसा बनाओ, अटॉर्नी जनरल को बुलाया, उनका सुनो ये घोषणा कर दो कि प्रीवी पर समाप्त होती है। अरे मैडम क्या कहती हो, संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसके लिए।
तब फिर मूर्ख वाली बात करते हो। तुम आदेश दो, अटॉर्नी जनरल का उच्चतम न्यायालय रद्द कर देगा उनका, बस यही मैं चाहती हूँ। जरा सोच के देखिए, सरकार कई बार ऐसा स्टेज सेट करती है कि न्यायालय के निर्देश के खिलाफ जाए, ये सरकार को बोलने का मौका मिले कि हम तो करना चाहते थे। भाइयों और बहनों, हमने कर्नाटका में 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया है, न्यायपालिका रद्द कर दे रही थी, उसमें मेरा दोष है कोई? सब नेता को सब पता होता है कि आगे होगा, वो जनता को बता दिया। ऐसे इंदिरा गांधी ने कहा प्रीवी पर्स को हटाने की घोषणा करिए, लोग अरे आपके पिताजी ने कहा था, नहीं उनका पिताजी की फिर बात मत करना, वो संत थे, मैं संत नहीं हूँ, घोषणा करो। उच्चतम न्यायालय रद्द किया, बिल्कुल इंदिरा गांधी ने कहा बिल्कुल सही दिशा में स्क्रिप्ट जा रही है। तब तक फिर इंदिरा गांधी ने कहा देखो समाजवाद ऐसे होगा, भाई प्रीवी पर्स हटाने का मतलब क्या था? आज़ादी के बाद जिन देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय किया था, उनको संघ सरकार ने कहा था कुछ वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, पेंशन समझ भत्ता समझ लीजिए। और प्रीवी पर्स वार्षिक पेंशन भत्ता ही नहीं था, बल्कि प्रीवी पर्स ये भी था राजाओं महाराजाओं के विशेषाधिकार रहेंगे, वो अपने झंडे रखेंगे, वाहन का उनका नंबर प्लेट अलग किस्म का रहेगा, वो कभी लाइन में नहीं लगेंगे, ये विशेषाधिकार थे। इसी बात पे राजाओं ने अपना विलय किया था कि भाई जिस हिसाब से आपकी देशी रियासत होगी, क्योंकि आपने अपना विलय कर लिया, इसका मतलब आपने वहाँ राजस्व वसूलने का अधिकार छोड़ा, तो आपको हम कंपनसेशन देंगे, आपके सम्मान की भी रक्षा करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, कैसे राजा? ये लोकतंत्र है, आम जनता का पैसा राजाओं को जाएगा। और आप याद रखिए, जबकि पैसा बहुत नहीं जाता था। देखिए डेमोक्रेसी हमेशा, चुनाव हमेशा सिंबल पर होता है। आपको पता है, ये डीमोनेटाइजेशन सरकार ने किया, तो मैं रिश्ते वाले से पूछा, हम कहे भाई ये बताओ नोटबंदी हो गई है क्या? कहा भैया बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो यही तो फायदा हो, किसी के पास मेरे पास तो पहले से नहीं था, अब जिनके पास था उनका भी चला गया। अब आम जनता की सही की समझिए, ऐसा नहीं था कि उससे सरकार को 10-5 करोड़ रुपए मिल गया होगा, लेकिन उसका पॉलिटिकल माइलेज बहुत ज्यादा हो कि इंदिरा गांधी राजाओं के खिलाफ हो गई, इंदिरा गांधी समाजवादी हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा देखो दूसरा स्टेप और लो, ये बैंकों को राज्य के अंतर्गत लाओ। फिर अटॉर्नी जनरल लगा, अरे मैडम क्या कह रही हो, संपत्ति का मामला है, उच्चतम न्यायालय में चैलेंज हो जाएगा, रद्द होगा। इंदिरा गांधी तो मैंने कहा मैं यही चाहती हूँ रद्द हो ये, और कहा गया क्योंकि आप संसद से पारित कराइए। संसद में बहुमत ही नहीं था, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उधर थे, इंदिरा गांधी लोकसभा में लगभग अल्पमत में थी। उन्होंने फिर अध्यादेश जारी कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उच्चतम न्यायालय ने फिर रद्द कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने देखा माहौल बन गया है, मतलब जनता समझ गई है कि मैं समाजवाद बनाने के कितना आतुर हूं, लेकिन कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। वो बाधा कौन है? न्यायालय। इंदिरा गांधी ने पहली बार न्यायालय को विलेन बना दिया, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात थी। नेहरू के लोकतंत्र में असहमतियां होती हैं, इंदिरा गांधी ने वो न्यायालय के साथ काम किया जो हमारे नेता आज ईवीएम के साथ करते हैं। यही पॉलिटिक्स है। अगर हमें पहले भरोसा में चुनाव हार जाऊंगा तो भाई इसका मतलब मेरे साथ कोई धोखा हुआ, यानी मैं पीटी फेल नहीं हुआ, हमारा सेट बहुत टफ था। बल्कि मानव बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हर चीज का डिफेंस खोज लेता है, हर चीज का डिफेंस है। तो याद रखिए, जो जो ईवीएम चिल्लाते हैं कार्यकर्ताओं को बहुत दिलाते हैं कि हमारे पार्टी में गड़बड़ नहीं है, भागना मत, अभी ये ईवीएम गड़बड़ी है। इंदिरा गांधी, ये परंपरा इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। भाई देखिए, न्यायपालिका से असहमति आपकी हो सकती है, गोलकनाथ में निर्णय विवादास्पद था, उसको बदलने के तरीके थे, लेकिन अब न्यायालय को विलेन आप बना दोगे। इंदिरा गांधी न्यायालय को नहीं, नौकरशाहों को भी कहा। और पिछली बार में पीटी में सवाल आया था प्रतिबद्ध न्यायालय का, ये कॉन्सेप्चुअल मामला है, पीटी में पूछा गया सवाल था, वो नारा इंदिरा गांधी ने दिया था।